नमस्कार, मैं हिमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास इवनिंग बुलेटिन। वक्त तो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी। बैंक के बाहर पत्नी की गोली मारकर हत्या, बहन को मारकर आरोपी ने ली खुद की जान। सावलिया सेठ मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा। श्रावण में 35.5 करोड़ रुपए का दान, 1.5 किलो सोना और 133 किलो चांदी मिली। दर्जी के नाम 975 करोड़ की टैक्स दानेदारी। पैन के दुरुपयोग से डायमंड कंपनी का डायरेक्टर बनाया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। पीएम गति शक्ति से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार। राजकोट में शादी के नाम पर 4.5 लाख की ठगी। शादी के 5वें दिन दुल्हन फरार, पुलिस को गिरोह की तलाश। लखनऊ के गोमती नगर में दिन दहाड़े डबल मर्डर और सुसाइड से सनसनी फैल गई है। आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की उसके पति मानस मिश्रा ने बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने फोन कर दिव्या को बैंक के बाहर बुलाया और दोनों के बीच बातचीत के बाद मानस ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दिव्या को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मानस गोमती नगर के हुसडिया इलाके में पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन तुलिका को भी गोली मार दी। बहन की हत्या के बाद मानस ने खुद को भी गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों मौतों की जांच शुरू कर दी है और वारदात के पीछे की क्या वजह थी वो भी खंगाल रही है। हालांकि अभी तक ऐसा पता चल रहा है कि मारने से पहले उन्होंने दिव्या और अपनी बहन के मर्डर केस का स्टेटस भी लगाया था कि मैं इन दोनों को मारने जा रहा हूं। इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुसड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है, कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने इस बार भी दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। श्रावण मास के दौरान मंदिर का भंडार और दान पेटियों की काउंटिंग 6 राउंड में पूरी हुई, जिसमें कुल 35 करोड़ 66 लाख 64 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भंडार दान पेटी से अकेले 27 करोड़ 79 लाख 54 हजार 347 रुपए मिले। इसके अलावा मनी ऑर्डर, ऑनलाइन माध्यम और भेंट के जरिए 7 करोड़ 77 लाख 10 हजार 81 रुपए प्राप्त हुए। दान पेटियों की गणना में बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी मिला है। मंदिर को 1 किलो 38 ग्राम और 300 मिलीग्राम सोना और 133 किलो 150 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी आस्था को देखने को मिली। चढ़ावे में सोने चांदी की मात्रा भी सामने आई है। इससे पहले जुलाई में भी मंदिर को 1 महीने करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला था। श्री सेठ मंदिर में दान की बड़ी राशि एक बार फिर श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की लोकप्रियता को दर्शाती है। पहचान की चोरी और टैक्स फर्जीवाड़े का हैरान करने वाला आया है। अजमेर वर्षीय दर्जी रेखा थाड़ा, जिनकी मासिक आय करीब 15,000 रुपए है, उनके नाम पर करीब 945 करोड़ रुपए की टैक्स दानेदारी का नोटिस पहुंचाया गया है। रेखा का दावा है कि उन्होंने कभी कोई बड़ा कारोबार नहीं किया और न ही गुजरात में किसी कंपनी में से का कोई संबंध रहा है।
लेकिन जांच में सामने आया कि उनके पैन कार्ड का कथित दुरुपयोग कर उन्हें साल 2011 से एक डायमंड कंपनी का डायरेक्टर दिखाया गया है। सीए की पड़ताल में एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि रेखराज का दूसरा डायमंड कंपनी में भी डायरेक्टर के तौर पर नाम दर्ज मिला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी पहचान और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और अब जांच एजेंसी को पता लगाने में जुटी है कि रेखराज के दस्तावेजों का इस्तेमाल किसने और किन कंपनियों के जरिए कितना वित्तीय लेन देन के लिए किया गया है। यह मामला पहचान की सुरक्षा और पैन कार्ड के दुरुपयोग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार लगातार नई पहल पर काम कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव यशवीर सिंह ने बताया कि इसमें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की अहम भूमिका है। पीएम गति शक्ति के जरिए इंडस्ट्रियल एस्टेट और नेशनल कॉरिडोर को सड़क, रेल और समुद्री मार्गों से बेहतर तरीके से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद सामान की आवाजाही आसान करना और लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी है। बेहतर क्वालिटी, कम लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन के जरिए भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश की जा रही है। यशवीर सिंह के मुताबिक ईयू और यूके के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का फायदा छोटे एक्सपोर्ट्स और एमएसएमईज को मिलना चाहिए। कम टैरिफ और बेहतर बाजार पहुंच से भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। सरकार ने एमएसएमईज के क्वालिटी सुधारने, लागत कम करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया है ताकि भारतीय उद्योग वैश्विक बाजार में मजबूती से मुकाबला कर सके। जितने भी अभी नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें जो राजीव सिंह ठाकुर साहब ने जो बताया था अभी, पीएम गति शक्ति है मास्टर प्लान जो है हमारा, फिर एक नेशनल हम कॉरिडोर्स बना रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे जिनके आसपास बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स क्रिएट किए जाएंगे। फिर पोर्ट से कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, शिप्स, सी रूट्स की कनेक्टिविटी, इन चीज़ों पे एम्फेसाइज किया जा रहा है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ बढ़ेगी उसको हम बाहर कैसे लेके जाएं, उनके प्रोडक्ट्स को बाहर कैसे लेके जाएं। तो वो सब चीज़ें जो अभी जो इनिशिएटिव्स राजीव सिंह ठाकुर साहब ने बताए हैं उस तरह से हम लोग फोकस कर रहे हैं उस पर। बाकी मेरा फोकस जो था वो एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगला हमारा जो फोकस है वो एक्सपोर्ट्स ही है। जितना हम मैन्युफैक्चरिंग बेटर करेंगे, उचित दरों पे और बढ़िया क्वालिटी के उत्पाद बनाएंगे तो बिना किसी शक के या बिना किसी झिझक के मैं कह सकता हूं कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। गुजरात के राजकोट से शादी के नाम पर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मुच्छोनगर इलाके में रहने वाले एक ऑटो रिक्शा चालक ने शादी के लिए 4.5 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन शादी के महज 5वें दिन ही दुल्हन घर से फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लंबे समय से शादी के लिए रिश्ता तलाश रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक दलाल दंपत्ति से हुई। आरोप है कि दुल्हन से शादी कराने के बदले उसे 4.25 लाख रुपए लिए गए। इसके बाद शादी तो हो गई, लेकिन 4 दिन बाद ही दुल्हन कथित तौर पर नकदी और सामान लेकर फरार हो गई। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब दलाल दंपत्ति और कथित गिरोह के बीच पैसों के लेन देन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वीडियो को इस मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही साफ होगी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सवाल यह उठ रहा है कि कहीं इसके पीछे शादी के नाम पर ठगी करने वाला कोई संगठित गिरोह तो नहीं है, और क्या इससे पहले भी दूसरे लोगों को निशाना बनाया गया है। फिलहाल शादी के नाम पर लाखों रुपए देने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। पुलिस की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आएगी। वंदे मातरम को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आज भी अपनी दशकों पुरानी विभाजनकारी सोच को दोहरा रही है। अमित शाह ने कहा कि 2026 में संसद से
कानून पारित होने के बावजूद कांग्रेस का रवैया नहीं बदला। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्र भावना, संसद और संवैधानिक मूल्यों का अपमान करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस को राष्ट्रगीत और राष्ट्र भावना का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश सब कुछ देख रहा है और सच्चाई जनता के सामने है। वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह विवाद अब और भी तेज होता नजर आ रहा है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। राजकोट में नशे के कारोबार के खिलाफ एसओजी की नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कालावन रोड पर रामेश्वर पार्टी प्लॉट के पास कार्रवाई करते हुए तौशिफ तुरिया नाम के आरोपी को 54.76 ग्राम मेफेड्रॉन यानी एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास एमडी ड्रग्स के अलावा 15 प्लास्टिक वैक्यूम पैक और मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से राजकोट के ए डिवीजन थाने में चोरी समेत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तालुका पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि एमडी की यह खेप आरोपी तक कहां से पहुंची और इसके आगे की सप्लाई कहां किया जानी थी। पुलिस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फीस बढ़ोतरी को लेकर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका और बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की है। एबीवीपी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में करीब 22 से 25% तक फीस बढ़ाई गई है। संगठन का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब किसानों और मध्य वर्गीय परिवारों से आने वाले छात्रों पर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 2013 से बंद छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करने की भी मांग उठाई है। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों के किए वादे पूरे नहीं किए और अब शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। विरोध के दौरान पुलिस की ओर से अनुमति को लेकर सवाल उठाए जाने पर भी छात्रों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनके मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेते तो आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। विभाग संयोजक विभाग कुल्लू
तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जिला केंद्र जो कानपुर बस स्टैंड चौक पे जो है आज प्रदेश सरकार का जो है पुतला जलाया गया। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ समय से हमारी जो है स्ट्रीट फॉर चली है, जैसे कि हाल ही में हमने कॉलेज गेट बंद करके निराशा प्रकट की थी। तो आज हमने जो प्रदेश सरकार का पुतला फूका, उसकी कुछ मुख्य मांगे ये है कि जैसे जो प्रदेश सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव है, जो छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार है उसको बहाल नहीं किया है। साथ ही में हम देखते हैं कि एचपीयू जैसे विश्वविद्यालय में जहाँ गरीब घर से जो है बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे 22 से 25% जो है फीस की वृद्धि की गई है। तो मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये सुख सरकार जो है अपना बटुआ बच्चों की फीस भर रही है, या प्रदेश सरकार के बटुआ इतना खाली है कि वीआईपी पेंशन जो है बच्चों की फीस पूरा किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार को चेतावनी देकर कहना चाहता हूँ कि फीस वृद्धि को जल्द से जल्द वापस किया जाए और छात्र संघ चुनाव को जो है बहाल किया जाए। आज हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार के खिलाफ बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बेदखली माता पिता के भरण पोषण, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो तो ट्रिब्यूनल के पास ऐसा आदेश और शक्ति है। अदालत ने यह भी कहा कि बुजुर्गों की उपेक्षा, असुरक्षा और अपमान से बचाना इस कानून का अहम उद्देश्य है। ये मामला लखनऊ के विकास नगर के रवि कांत गुप्ता से जुड़ा हुआ है, जहां गुप्ता ने अपने बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल करने की मांग की थी। आरोप था कि उनका 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने बेदखली का आदेश दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अधिकारों को बरकरार रखा और कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना कानून की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव ने धर्मांतरण, दिमागी नक्सल विवाद और पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश में न तो हिंदू और न ही मुस्लिम खतरे में हैं, बल्कि भारत के बच्चों और युवाओं का भविष्य असली चिंता का विषय है। रामदेव ने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर होने वाली राजनीतिक बहस अक्सर देश के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका देती है। उन्होंने धर्मांतरण पर भी सवाल उठाते हुए सनातन संस्कृति और परंपराओं को प्राचीन और समृद्ध बताया। आइए सुनते हैं बाबा रामदेव ने आगे क्या कहा। वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी तो राजनीतिक स्टेटमेंटों के पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बौद्धिक अराजकता ये अलोकतांत्रिक है। हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आजादी है, लेकिन वो आजादी किसी भी तरह से देश की बर्बादी के लिए नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक के तहत कार्रवाई होती है, धर्मांतरण का कानून बन गया, उसके तहत कार्रवाई होती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इस माध्यम से ईसाई धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अब कोई कहे कि आप हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हो, कोई कहे कि ईसाइयों को, कोई कहे मुसलमानों को, ये तो सब राजनीतिक वितंडा है। मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप जो कुछ इस देश में धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर परिवर्तन हो चुके हैं, अब कम से कम इतना तो करो कि आगे से कोई किसी को प्रताड़ित मत करो। ना या हिंदू धर्म खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में, ना ईसाइयत खतरे में। खतरे में है भारत का मान, भारत की मर्यादा, भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बने, भारत का नागरिक दुनिया का श्रेष्ठतम नागरिक कैसे बने, भारत की करेंसी दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी कैसे बने, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था कैसी बने। मैं तो ऐसा देखना चाहता हूं कि रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड की कम से कम बराबर तो होनी चाहिए। भारत की अलीगढ़ में सरकारी जमीन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कथित कब्जे वाली करीब 40 से 46 बीघा जमीन को सरकारी कब्जे में लेने का अभियान चलाया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार यह राजस्व रिकॉर्ड में बजर दर्ज है और इस पर कोई निर्माण नहीं हुआ है। जमीन पहले ही नगर निगम को सौंपे जाने की बात कही थी। अब नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर जमीन को सुरक्षित करने में जुटी है। प्रशासन की ओर से जमीन पर बाउंड्री स्टोन और सरकारी बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि दोबारा किसी तरह का कब्जा ना हो सके। अधिकारियों के मुताबिक इस जमीन पर भविष्य में पुलिस स्टेशन बनने का प्रस्ताव भी है। प्रशासन ने साफ कहा है कि जमीन के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अवैध कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में कार्यक्रम चल रहा है। ये संपत्ति लगभग 40 बीघा है। इसकी कीमत लगभग करोड़ों में है। पूर्व में ये संपत्ति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कब्जे में थी, लेकिन मौके पर रिक्त है। उनका कोई यहाँ पर निर्माण नहीं है। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये संपत्ति ऊसर और बंजर के नाम से दर्ज है और क्योंकि उनका कोई इस पर आधिपत्य नहीं है, लिहाजा ये सरकारी जमीन है और इसको हमने नगर निगम को हैंडओवर किया हुआ है। ये हैंडओवर कई दिन पूर्व हो चुका था। आज इसको कब्जा लेने की कार्रवाई अभी तक कब्जा किसका था? अभी तक ये उनके पत्र के हिसाब से ये अब्दू का कब्जा है। कितनी कीमत होगी सर इसकी अप्रोक्सीमेट? लगभग करोड़ों में है इसकी कीमत। यहाँ शहर का इलाका है तो आप जानते हैं करोड़ों में लगभग। आज किस तरह का अभियान जारी रहेगा? ये करीब 10 घाटें हैं जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऊसर और बंजर के रूप में दर्ज हैं। उन्हीं घाटों पर नगर निगम और रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कब्जा लिया जा रहा है। खंभे लगाए जा रहे हैं और अपने बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। हम इस भूमि को सुरक्षित कर रहे हैं। निकट भविष्य में यहाँ पर एक पुलिस थाना भी हम लोगों का प्रस्तावित है। अगर इससे छेड़छाड़ की जाती है, छेड़छाड़ की जाएगी तो निश्चित तौर पर जो भी सुसंगत नियम है उनके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। अभी रिसेंटली को नगर निगम ने पत्र लिखा था राजस्व। हाँ, नगर निगम एक पत्र भी आया और नगर निगम को पहले राजस्व विभाग ने जमीन हैंडओवर की। सूरत मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसुरिया के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सुमैया मुल्ला को 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि रैगिंग की घटना को रोकने में गंभीर लापरवाही बरती गई है और यह कार्रवाई डॉक्टर स्वर्गीय हर्ष पंड्या के आत्महत्या मामले से भी जुड़ी बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि सरकार की रैगिंग और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौते करने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वाड को तत्काल सक्रिय करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग या छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।